एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आज का हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम हैं, क्या उनसे हम रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हमको किस लेवल पर क्या क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमको क्या हमारा एक्चुअल रियल रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर हम अलग अलग पॉइंट के आधार पर डिस्कशन करेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। कंप्यूटिंग प्रॉब्लम आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग बोलते हैं जैसे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। तो अभी तक जो सामान्य कंप्यूटर में हम लोग प्रोसेसिंग करते आ रहे हैं, उस प्रोसेसिंग में क्या है, ज़्यादातर हमारा कॉन्सेप्ट इंटीजर वैल्यू पर होता है। नॉर्मल 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट इंटीजर डबल की बात हम करते हैं और ज़्यादातर प्रोसेसिंग उसी पर कंसंट्रेट करते हैं, जो सीरियल कंप्यूटर से आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अब वॉल्यूम ऑफ डेटा क्या होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन जेनरेट किस लेवल पर हो रहा है पूरी दुनिया में, आप गौर से देखें तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमारा रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जा रहा है। हमारे पास डेटा जनरेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है। आज के डेट में कोई भी पर्सन जो स्मार्ट कंप्यूटर रखता है, आपको एक बेसिक आइडिया तो है कि कम से कम वो 2 4 5 फोटोग्राफ खींच लेता है, कुछ कमेंट करता है, कुछ लिखता है और उसको सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर देता है। अब आप सोचिए कि सोशल मीडिया साइट पर पूरी दुनिया में अगर लोग इस तरह से डेटा अपलोड कर रहे हैं तो नए नए डेटा हैं जो हर दिन जनरेट किए जा रहा है। फोटोग्राफ्स हर दिन लेकर के अपलोड कर देते हैं लोग। तो तमाम तरह के डेटा जब अपलोड किए जाएंगे सिस्टम पर, तो उस सिस्टम को हैंडल करना कितना मुश्किल काम होगा। और यहाँ पर बात अब हम सिंपल डेटा की करते ही नहीं है, अब हमारे पास बिग डेटा एनालिटिक्स टर्म आया है। आप सोचिए कि कितने पावरफुल प्रोसेसर चाहिए उतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, टेडियस इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल इंटीजर की नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा मैनिपुलेशन की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का मतलब, अगर मान लेते हैं कोई वैल्यू है, अगर हम फैक्टोरियल निकालते हैं और फैक्टोरियल में हम दे दें 100 का फैक्टोरियल निकालना, तो आप सोच सकते हैं, ऐसे डेटा एनालिसिस में आप लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, एल्गोरिदम डिज़ाइन में भी पढ़ा जाता है कि अगर फैक्टोरियल 100 का निकालना हो तो कितना कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। अगर फंक्शन के थ्रू ये काम करें तब तो खैर हम निकाल भी नहीं पाएंगे, सालों लग जाएंगे। तो एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करने में जो सामान्य कंप्यूटर को सालों लग रहे हैं, हमें चाहिए वो काम मिनटों में। तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाइए कि हमको कितना पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत होगी जिसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए अब कंप्यूटर टर्म ही अगर हम बात करें तो हम मान के चलेंगे कि हमारा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होना चाहिए, तब इस तरह के वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। तो उस हाई लेवल के कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट है। फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन की बात हम करते हैं। सामान्य नॉर्मल कंप्यूटर इंटीजर मैनिपुलेशन या डेटा मैनिपुलेशन की बात हम नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब देखिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में क्या है कि आज के डेट में हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, ई मार्केटिंग की, ई बिजनेस की, ई एडमिनिस्ट्रेशन की, ई गवर्नेंस की। तो वहाँ पर जो प्रोविज़न है उसमें डेटाबेस कितना पावरफुल होना चाहिए। एक्यूरेट ट्रांजैक्शंस, लार्ज डेटाबेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। मतलब आप सोचिए कि अगर आधार के इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर में रखे गए हैं और पूरे देश के 130 करोड़ जनता में अगर 10% लोग भी एट ए टाइम उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो डेटा मैनेजमेंट कितना टेडियस वर्क हो गया, कितना पावरफुल सिस्टम चाहिए ताकि हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि अपने आधार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमको 2 4 दिन वेट करना पड़े कि ठीक है आपने ऑर्डर दे दिया, अब उसका डिटेल हम 2 दिन बाद देंगे आपको।
हमें तो इंस्टेंट चाहिए। अब यूजर का रिक्वायरमेंट है, वो यूजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा डेटा है कहाँ, दुनिया में किसी भी प्लेस पर हो, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो हमें ये एहसास लॉजिकल होना चाहिए। वर्चुअली हम ये मान के चलते हैं कि सारा गूगल का प्लेटफॉर्म, सारे आधार का प्लेटफॉर्म हो, इलेक्शन कमीशन की बात हो, इंफॉर्मेशन हो, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हो, वो हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध है। हमको सिर्फ उतना ही समय लगना चाहिए जितना हम अपने कंप्यूटर के फाइल को एक्सेस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको कितने पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत होगी जो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आसानी से डेटाबेस के थ्रू एक्सेस प्रोवाइड करे, आसानी से रिट्रीवल हो, आसानी से अगर हमको जो अपडेट करने की फैसिलिटी है तो अपडेट हम कर सकें, मतलब हर काम अपने लेवल पर हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हम आप जानते हैं कि प्रेडिकेट लॉजिक की बात होती है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इंटेलिजेंसी के लिए तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आनी चाहिए कंप्यूटर को, और नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए अगर हम बात करें तो आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर कितना पावरफुल होना चाहिए, जिसके पास रीजनिंग भी हो। बाकी कंप्यूटेशन की पावर को हम बढ़ा लेंगे, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में हमारे जो नेचुरल लैंग्वेज हैं, पूरी दुनिया में इतने तरह के लैंग्वेज हैं, हर लैंग्वेज की जानकारी कंप्यूटर को होनी चाहिए। लैंग्वेज ट्रांसलेशन का फीचर आ गया है, वह रिकॉग्निशन सिस्टम है। तो ऐसी स्थिति में प्रेडिकेट लॉजिक पर बेस्ड जो है उस तरह का प्रोसेसर हमको चाहिए। तो ये सारी बातें हम कंप्यूटर प्रोसेसर अब हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे जो इन तीनों में से हर काम को प्रॉपर तरीके से कर सके। और हमें न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, पावरफुल न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग चाहिए, पावरफुल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चाहिए, और लॉजिकल रीजनिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और ये सारा काम हम हार्डवेयर लेवल पर करेंगे। सॉफ्टवेयर में क्या डेवलपमेंट होगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब कुछ तो डायरेक्ट हार्डवेयर से रिलेटेड है कि अब हमको प्रोसेसर को पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएं, बहुत ज़्यादा अगर इंस्ट्रक्शन है तो उनकी पैरेललिज्म कैसे की जाए, कुछ पैरेलल करेंगे, कुछ सीरियल करेंगे, मिक्स करेंगे, या फिर टोटल पैरेलल हम डिज़ाइन करेंगे, या सिंपल सामान्य कंप्यूटर से हमारा काम चल सकता है, सीरियल प्रोसेसिंग पर ही काम चल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन हमारे पास हार्डवेयर कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। सीधी सी बात है कि अब हम सीधे एक सिस्टम या माइक्रो कंप्यूटर की बात नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर होगा उसमें हज़ारों हजार लोग एक साथ इंटरैक्ट कर सकें, अपना अपना प्रोग्राम एक्सेस कर सकें, और अगर वो चाहें तो कॉमन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करें, या सबका अलग अलग प्रोग्राम भी हो सकता है। तो इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, यही हमारा टॉपिक भी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। लेकिन इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे इन सारे पॉइंट को, और अगले पॉइंट को ज़रा इसको मिटा करके फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 में हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रोसेसर के कैपेबिलिटी की बात की कि कैसा प्रोसेसर हमें चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। अभी तक जो डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है वो सब सीरियल प्रोसेसर बेस्ड और माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम हमने देखा। अब हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर होगा उससे भी एडवांस होना चाहिए, और इसमें कहता है कि न्यू स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर आर नीडेड विथ कैपेबिलिटीज ऑफ पैरेलल आर्किटेक्चर। अब हम सीरियल आर्किटेक्चर की बात नहीं करें, सिंगल प्रोसेसर की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिंगल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जब कंप्यूटर का स्ट्रक्चर ही पैरेलल होगा, जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर होंगे, अधिक मेमोरी ब्लॉक होंगे, अब कितना होगा, कैसे होगा, ये तो मशीन की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमारा डेटा स्ट्रक्चर भी उसी के अनुरूप बनाया जाए, हमारा एल्गोरिदम प्रोग्राम का भी उसी तरह से बनाया जाए, ताकि हम ओवरऑल उसके थ्रूपुट को बढ़ा सकें। ऐसा नहीं हो कि हमने सिस्टम तो पैरेलल बना दिया और अपना डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम या हमारे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो वही मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हो। तो स्ट्रक्चर्ड या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी बात नहीं करके हम सीधे आज मूव करते हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज में। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि जिस तरह से हम हार्डवेयर को डेवलप कर रहे हैं उसी के अनुरूप हमारा डेटा स्ट्रक्चर और
एल्गोरिदम भी डेवलप हो, और इन सब के बाद हम ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं अपने सिस्टम का। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दिस ऑफन रिक्वायर इंटरडिसिप्लिनरी इंटरेक्शन। मतलब हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम होगा, वो इंटरडिसिप्लिनरी इंटरेक्शन किनके बीच, एक्सपेरिमेंटलिस्ट एंड प्रोग्रामर। चाहे प्रोग्रामर की बात हो जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, न्यू प्रोग्रामर है, न्यू कॉमर है, इन सबके बीच इंटरेक्शन होना चाहिए। एक से अधिक यूजर जब एक साथ अटैच होंगे पैरेलल प्रोसेसिंग में, तो इनके बीच क्या इंटरेक्शन होगा, क्या सेट ऑफ रेगुलेशन होगा, सिंक्रोनाइजेशन कैसे करेंगे, इसके विषय में भी हम एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे हमारा हार्डवेयर डेवलप होगा, जैसे प्रोसेसर डेवलप होगा, वैसी के आधार पर हमारी थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप होनी चाहिए। उस तरह के सिस्टम के विषय में सोच करके हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्निक खोजने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा पैरेलल का आर्किटेक्चर हो, सीरियल आर्किटेक्चर जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं उससे वन स्टेप फॉरवर्ड। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है हार्डवेयर रिसोर्स। अब हार्डवेयर में, कंप्यूटर में क्या है कि हम लोग हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट के नाम पर जानते हैं कि सीपीयू है, मेमोरी है, और उसमें लगे हुए उसके सपोर्ट चिप हैं, डीएमए की बात हो, इंटरप्ट कंट्रोलर की बात हो, इन सबको जोड़ करके हमने कंप्यूटर बना लिया, उन्हीं के विषय में हम सोचते हैं डिज़ाइनिंग के समय। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हार्डवेयर रिसोर्स की भी बात हो रही है। मतलब द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम इज शेप्ड ओनली पार्शली बाय द हार्डवेयर रिसोर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि अब सिस्टम में केवल हार्डवेयर डिज़ाइन तक ही हम कंसंट्रेट करेंगे, हम ये भी विचार करेंगे कि जो एक्सटर्नल यूजर जुड़ेंगे हमारे सिस्टम से, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, वो लॉजिकली कैसे सोचते हैं, उसके आधार पर डिजाइन करेंगे। तो केवल हार्डवेयर डिज़ाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ हम और भी जो हार्डवेयर रिसोर्स अटैच करेंगे, कैसे उनका सिंक्रोनाइजेशन होगा, डेटा कम्युनिकेशन क्या होगा, उनका डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल आर्किटेक्चर। मतलब जो आर्किटेक्चर हम डिज़ाइन करेंगे उसमें प्रोग्रामर, यूजर के प्रोग्राम की बात तो करेंगे ही, साथ में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करेंगे कि उनका इंटरेक्शन हमारे हार्डवेयर रिसोर्स के साथ कैसे हो। क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल यूजर होंगे, बहुत सारे मल्टीपल टास्क होंगे, अब तो उसकी बात हम करते हैं, तो उस लेवल पर जो इंटरेक्शन होगा उसमें हार्डवेयर रिसोर्स का क्या रोल होगा, कैसे रिसोर्स का मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उनके बीच हम रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन का क्या व्यवस्था होगा, उसके विषय में भी हमको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और द आर्किटेक्चर ऑफ डिवाइस इंटरफेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड। मतलब अब हम डिवाइस के साथ साथ डिवाइस इंटरफेस की भी बात कर रहे हैं कि अगर अलग अलग यूजर का अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, अलग अलग तरीके का डेटा वो सेंड कर सकते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, अलग अलग लेवल के इवन इफ यूजर भी हो सकते हैं। एक सीनियर प्रोग्रामर है, उनकी क्या कैपेबिलिटी होगी, जूनियर प्रोग्रामर हैं, लर्नर हैं, बिगिनर की बात जो हम करते हैं, और एक सामान्य यूजर जिसको प्रोग्राम से कुछ भी मतलब नहीं है, वो कंप्यूटर पर आता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, चला जाता है। तो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबके बीच इंटरफेसिंग का काम कैसे होगा, और जो डिवाइस हम अटैच करेंगे अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइम में, उनका इंटरफेस परफेक्ट हो, कम्युनिकेशन बीच में परफेक्ट हो, किसी तरह का एरर डेवलप ना हो, इसके विषय में भी हम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट क्या है, एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हार्डवेयर का रिसोर्स कैसे हो मैनेज होना चाहिए। अब इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में बातें करेंगे। तो इसके बाद फिर अब इसको रब करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ट्रेडिशनल जो प्रोग्राम के लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया है, इसमें डॉस या विंडोज़ की बात करते हैं, तो हमें इससे भी पावरफुल सिस्टम, मल्टीटास्किंग तक तो विंडो अच्छा काम करता है, लेकिन हमको अब नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, एडवांस पैरेलल कंप्यूटर के लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और वैसी स्थिति में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा हो, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कंप्यूटर। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल सिस्टम के लिए नहीं होगा, वो इस वे में डिज़ाइन किया जाए कि वो उसमें मल्टीपल प्रोसेसर हों और उनकी मैनेजमेंट का भी काम वो करें। पहले तो सिंगल प्रोसेसर या मल्टी थ्रेडिंग की बात करते थे, अब हम मल्टी प्रोसेसर की बात करते हैं, और
मल्टी कंप्यूटर की बात करते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पावरफुल होना चाहिए जो अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मैनेज करे। वो उसको वर्चुअली वो मान के चले कि सिंगल कंप्यूटर है, भले ही उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्केस्टेशन बने हुए हैं, उनको एक सिस्टम की तरह मैनेज करके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पावरफुल हो कि उसको मैनेज कर सके। मल्टी थ्रेडेड कर्नेल फंक्शंस, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सब सिस्टम्स और नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले किया था कि नेटवर्क, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट का व्यवस्था हम सोचते थे। अब ऐसा नहीं है, अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट है। चाहे मल्टी थ्रेडेड कर्नेल फंक्शन को मैनेज करना हो, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट तो खैर हम लोग करते ही हैं, एंड फाइल सब सिस्टम, इसके बाद नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होंगे। और अलग अलग लेवल के, अलग अलग स्पीड के, तमाम तरह के नेटवर्क को भी मैनेज करने का क्षमता हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मैपिंग हार्डवेयर रिसोर्स टू एल्गोरिथमिक एंड डेटा स्ट्रक्चर। अब हार्डवेयर रिसोर्स की मैपिंग हमारे प्रोग्रामर के लॉजिक से, एल्गोरिदम क्या है, प्रोग्रामिंग लॉजिक है, तो एल्गोरिदम के आधार पर, उसके प्रोग्राम के डेटा स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे हार्डवेयर रिसोर्स की मैपिंग होनी चाहिए। हार्डवेयर रिसोर्स को हम इस तरह से मैनेज करेंगे कि वो एक तरह से अब पार्ट हो गया हमारे होल सिस्टम का, जो हार्डवेयर रिसोर्स, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब मिल करके हमारे कंप्यूटर के पार्ट होंगे। और उसमें एक यूनिट है हार्डवेयर, ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर आप इंडिपेंडेंट, पहले क्या था कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट बना लिए, सॉफ्टवेयर उसके करस्पॉन्डिंग फिर बना लिए, दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम से मिला दिए, काम हो जाता था। अब ये हमारे सिस्टम के सिग्निफिकेंट पार्ट होंगे, चाहे हार्डवेयर की बात हो, एल्गोरिदम की बात हो, डेटा स्ट्रक्चर की बात हो या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो, तो इन सबको प्रॉपर वे में मैनेज करने के विषय में हमको सोचना होगा। सीधी सी बात है, हमें अब कंप्यूटर को दूसरे नज़रिए से, नज़रिया बदलना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम सिंपल तो जानते ही, अब पैरेलल हो गया तो थोड़ा और एक्सटेंशन हो जाएगा, तो होल एप्लीकेशन के लेवल पर बदलाव लाना होगा, डेटा स्ट्रक्चर के लेवल पर बदलाव लाना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर बदलाव लाना होगा, हमारी थिंकिंग अप्रोच में बदलाव लाना होगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कंपाइलर्स, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ हार्डवेयर यूटिलाइजेशन। ये तो हम जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम तभी रन करता है जब हमारे पास कंपाइलर हो, असेंबलर हो, लिंकर हो, लोडर हो। तो इन सब का भी हार्डवेयर के परफॉर्मेंस में, यूटिलाइजेशन में असर पड़ता है। तो इन सबको भी नए सिरे से डिजाइन का, एंड द सिस्टम प्रोग्रामेबिलिटी। तो सिस्टम के प्रोग्राम में के विषय में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी की बात करें, तो ये सब जो छोटे छोटे टूल हैं, चाहे कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। अब इनको भी नए ढंग से अरेंज करना होगा ताकि रिसोर्स के मैनेजमेंट में इनको इफिशियंटली हम यूज कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पैरेलल सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड यूजिंग एक्सटेंशन टू एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेज। अब अभी तक जो हमारे सीक्वेंशियल मशीन सिस्टम अप्रोच पर जो लैंग्वेज बनाए गए हैं, जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, जो पैकेज बनाए गए हैं, अब या तो उनको एक्सटेंड करके हम पैरेलल सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में ले जाएं, तो उसी बात को ये कहता है कि पैरेलल सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड यूजिंग एक्सटेंशन टू एग्जिस्टिंग लैंग्वेज। अब नए सिरे से सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना शुरू करें, पहले के सारे सॉफ्टवेयर को छोड़ दें, तो व्यवहारिक तौर पर तो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ फिजिबल सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास लैंग्वेज है, या तो उनका एक्सटेंशन हम पैरेलल सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में डेवलप करें, या फिर नए सिरे से बिल्कुल नए तरीके से प्रोग्रामिंग अप्रोच को अपनाई जाए। न्यू लैंग्वेज रिक्वायर एडिशनल प्रोग्रामर एजुकेशन। अब अगर नए लैंग्वेज हम डेवलप करने की कोशिश करें, तब क्या समस्या आएगी कि न्यू लैंग्वेज रिक्वायर एडिशनल प्रोग्रामर एजुकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब नए ढंग से अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने की बात हो गई, तो प्रोग्रामर जो है उनको नए ढंग से ट्रेनिंग देना होगा, नए ढंग से उस अप्रोच को ट्रेंड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तब नए सिस्टम डेवलप होगा, तो उसमें बहुत समय लग जाता है।
तो बेहतर क्या है कि द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज़ टू एक्सटेंड एंड एग्जिस्टिंग लैंग्वेज, जो भी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है उन्हीं को एक्सटेंड करके हम ये काम करने की कोशिश करेंगे और अपने सिस्टम को सीरियल कॉन्सेप्ट से लेकर के पैरेलल की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम थ्रूपुट को, एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। इसके बाद कंपाइलर अप्रोच की बात होगी तो उस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कंपाइलर सपोर्ट। कंपाइलर बेसिकली कंपाइलेशन का काम करता है। जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी न किसी रूप में कंपाइलर से कंपाइल करके सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में यही काम होता है, आगे भी यही काम होगा, लेकिन हमारा कंपाइलर अब एडवांस होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कंपाइलर में क्या क्या हम कर सकते हैं, देखिए, प्री प्रोसेसर यूज एग्जिस्टिंग सीक्वेंशियल कंपाइलर एंड स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी टू इम्प्लीमेंट पैरेलल कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले प्री प्रोसेसर में हम कंपाइलर के टेक्नोलॉजी को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, ताकि सीक्वेंशियल से हम पैरेलल कंस्ट्रक्ट को भी ऐड कर सकें, ताकि रन टाइम पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके, पैरेलल प्रोग्रामिंग को हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, प्री कंपाइलर प्रोग्राम। प्री कंपाइलर प्रोग्राम क्या है? सम प्रोग्राम फ्लो एनालिसिस, डिपेंडेंस चेकिंग, प्रोग्राम फ्लो एनालिसिस, डिपेंडेंस चेकिंग एंड लिमिटेड पैरेलल ऑप्टिमाइजेशन। कुछ हद तक जो सीरियल प्रोग्राम है उसमें हम सर्च करने की कोशिश करते हैं कि क्या होल प्रोग्राम के किसी पार्ट को पैरेलली हम रन कर सकते हैं क्या। ऐसा नहीं है कि सारा प्रोग्राम हमारा पैरेलल चलेगा या सारा प्रोग्राम सीरियल। जो सीरियल में प्रोग्राम लिखे गए हैं पहले भी ट्रेडिशनल, क्या उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करके कुछ प्रोग्राम के पार्ट को 40%, 50%, 60%, 20% जितना भी ज़रूरत होगा, क्या उस पार्ट को हम पैरेलल वे में रन कर सकते हैं? अगर पैरेलल वे में रन करते हैं तो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन टाइम बढ़ जाएगा, थ्रूपुट बढ़ जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम घट जाएगा। तो ये इस बेनिफिट को अचीव करने के लिए हम प्रोविज़न करते हैं, प्री कंपाइलर प्रोग्राम में इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि लिमिटेड पैरेलल ऑप्टिमाइजेशन का काम हम कर सकें। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि पैरेललाइजिंग कंपाइलर्स रिक्वायर फुल डिटेक्शन ऑफ पैरेललिज्म इज इन सोर्स कोड एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंशियल कोड इनटू पैरेलल कंस्ट्रक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सीक्वेंशियल कोडिंग की गई है प्रोग्राम, उसको क्या हम इनिशियल में ही पैरेललाइजिंग कंप्यूटर पहले डिटेक्ट करने की कोशिश करें कि जो सोर्स कोड हमारे पास है क्या उनको हम पैरेलल में रन कर सकते हैं, किस लेवल पर कर सकते हैं, और इनिशियल में ही उनको कन्वर्ट कर लें, ताकि हम सीरियल में लिखे गए प्रोग्राम को पैरेलल मोड में चेंज करके और तेज़ी से उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो इसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइलर डायरेक्टिव्स आर ऑफन इंसर्टेड इनटू सोर्स कोड टू एड कंपाइलर पैरेललाइजिंग एफर्ट्स। मतलब सी प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, हम प्रोग्राम में पहले से प्री प्रोग्राम, ताकि हम फंक्शन लाइब्रेरी को अटैच कर सकें अपने प्रोग्राम में। ठीक उसी तरह क्या हम कंपाइलर डायरेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि जहाँ भी पैरेलल की ज़रूरत होगी हम उस डायरेक्टिव को, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और हमारा कंपाइलर उस प्रोग्राम को पैरेलल इफेक्ट डालते हुए पैरेलल एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप करें, और ताकि हमारा सीरियल प्रोग्राम को आसानी से हम पैरेलल में कन्वर्ट कर दें। या फिर अगर प्रोग्रामिंग ही पैरेलल कॉन्सेप्ट पर हो, एल्गोरिदम उस तरह का हम ले लें, डेटा स्ट्रक्चर हम ले लें, तो हम आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का कॉन्सेप्ट ये है कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर में जो ट्रेडिशनल हमारा सोच था, चाहे प्रोसेसर डिज़ाइनिंग की बात हो, कंप्यूटर हार्डवेयर के सिस्टम डिज़ाइनिंग की बात हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो, डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम की बात हो, प्रोग्रामिंग की बात हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस, डिवाइस इंटरफेस की बात हो, डिवाइस ड्राइवर की बात हो, या फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर लोडर की बात हो, इन सब लेवल पर अगर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें
और हम पहले से ये मान के चलें कि आज के हमारे कंप्यूटर के, मॉडर्न कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट में हमको पैरेलल डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत है, हमको लार्ज स्केल पर प्रोसेसिंग चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल आर्किटेक्चर पर हम काम करने की व्यवस्था कर लें, तो इस हाई लेवल पर रियल लाइफ सिचुएशन को हम कंप्यूटर से हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज ट्रेडिशनल कंप्यूटर जो सालों साल में काम करता था, उस कंप्यूटर के बल पर हम आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। आज हमारा रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है, आज हमारा रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही अलग है। पहले के जैसा नहीं है कि कुछ काम मैनुअल होता था, कुछ कंप्यूटर से कर लेते थे। अब तो स्थिति कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन की बात हो रही है। हमको वेदर फोरकास्टिंग का इंफॉर्मेशन करंट चाहिए, इमीडिएट चाहिए। हमको ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की बात है, ई गवर्नेंस की बात है, ई बिजनेस की बात है, ई शॉपिंग की बात है, ई एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अब अपने कंप्यूटर के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से हटके हर फील्ड पर विचार करना होगा। चाहे हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट कर रहे हों, डेटा स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हों, एल्गोरिदम की बात कर रहे हों, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ही बात हो, हर जगह पर हमको डायनेमिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। स्टैटिक अप्रोच से काम नहीं होगा कि अब हमने कंप्यूटर बना दिया, एक ने कंप्यूटर बना दिया, बोला कि यही कंप्यूटर है, इस पर अब प्रोग्राम आप बनाइए। अगर प्रोग्राम को इंटरैक्ट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से संपर्क कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में फीचर है तो ठीक है, नहीं तो डिवाइस नया हम बना देते हैं, आप ड्राइवर हम दे देते हैं, ड्राइवर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कराइए, इंटरफेस डेवलप कर लीजिए और काम कर लीजिए। तो वो कॉन्सेप्ट अब अलग है। आज के डेट में हमारा कंप्यूटर इतना पावरफुल होना चाहिए कि हर परिस्थिति को वो मैनेज कर सके। अगर सीरियल मोड में है तो सीरियल मोड में ऑपरेट होगा। अगर हमको चाहिए कि नहीं, हमको कुछ पार्ट पैरेलल में हो तो कुछ पार्ट पैरेलल में कर देगा। अब फुल अगर पैरेललिज्म की बात होगी तो उसको भी सपोर्ट करने का क्षमता हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम उतना पावरफुल होना चाहिए जो सीरियल में भी परफॉर्म करे और पैरेलल में भी परफॉर्म करे। तो सारे डिवाइस के लेवल पर हमको थोड़ा थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है और नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है कि क्या इस टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के विषय में हम विचार कर सकते हैं। और इस पूरे कोर्स में हम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के पैरेललिज्म पर तो ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात होगी, लेकिन हम डिवाइस ड्राइवर की बात हो, कंपाइलर इंटरप्रेटर के डेवलपमेंट की बात हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लेवल पर बात हो और हार्डवेयर पैरेललिज्म की बात तो हमारे यहाँ सब सिलेबस ही है, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो अब हम अगले लेक्चर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर को ही अलग अलग तरीके से एडवांस कंप्यूटेशन के मॉडल पर लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे उसको समझने की कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव हो सकता है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है पहले उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसमें एडवांसमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कंप्यूटर के कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो आज के वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं छोड़ते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर को देखने के लिए, इसको समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।